ओके व्यूवर्स, आज हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक थ्योरी या एटम्स क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ एटम, एटम कहाँ क्या है और निकला कहाँ से। सबसे पहले एक आपके ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने जिनका नाम डेमोक्रेटिस था, उन्होंने एटम को डिस्कवर किया और इन्होंने इसको एटोमोस का नाम दिया। एटोमोस असल में एक ग्रीक वर्ड है और इसके मीनिंग्स हैं कि मैटर जो होता है एटम पे कंसिस्ट होता है, बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स एटम पे कंसिस्ट होता है और इसको मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। सही है, इसको सबसे पहले डेमोक्रेटस ने डिस्कवर किया। ऑल राइट, डेमोक्रेटस। उसके बाद 19th सेंचुरी में, अच्छा सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया कि एटम्स क्या होते हैं। एटम का वर्ड कहाँ से निकला, एटमोस से निकला है, जो कि ग्रीक वर्ड है। इसके मीनिंग्स ये हैं कि ऐसा टाइनी पार्टिकल जिसको मज़ीद डिवाइड ना किया जा सके या इनडिविजिबल। ऑल राइट, अच्छा अब ये एटम होता क्या है, इसकी बारे में थोड़ी सी आपकी नॉलेज होना चाहिए। एटम जो होता है, देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, दो हिस्सों पे कंसिस्ट होता है। एक तो ये ऑर्बिट पर होता है एटम, ऑल राइट। एक तो हम कहते हैं ऑर्बिट और दूसरा होता है न्यूक्लियस। ओके, सो एटम तो हो गया दो हिस्सों में कंसिस्ट। पहले हम इसको एटोमोस के नाम से मशहूर था, एक ग्रीक वर्ड है जिसके मीनिंग जो है ऐसे पार्टिकल्स जिनको मज़ीद तकसीम ना किया जा सके। इसको डेमोक्रेटस ने सबसे पहले डिस्कवर किया और उन्होंने ये कहा कि कोई भी चीज़ मैटर जो है एटोमोस से मिलके बनती है। अब हम इसको कहते हैं एटम। ओके, अब ये दो हिस्सों पे कंसिस्ट हो गया, एक तो कहलाता है ऑर्बिट और दूसरा हमारा कहलाता है न्यूक्लियस। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सिंपल आपको समझाने के लिए कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, कि देखिए ये चीज़ तो होती है आपकी न्यूक्लियस। ओके, ये देखिए जो ऑर्बिट होते हैं इसके गिर शेल होते हैं, इस तरीके से इनको हम ऑर्बिट कहते हैं। जो सेंटर पार्ट है ना आपका दरमियान का, ये कहलाएगा न्यूक्लियस। और ये जो साइड्स में आपको दायरे नजर आ रहे हैं, सर्कल्स नजर आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्बिट्स। ओके, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की शक्ल में होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की शक्ल में होता है। हम इसको आगे जाके तफसील से पढ़ेंगे। और जो हमारे ऑर्बिट होते हैं उनमें होता है नेगेटिव चार्ज। ओके, और ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होता है। तो ये तो थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन एटम के बारे में पता चला कि एटम क्या है और दो हिस्सों पे कंसिस्ट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्योंकि ये दोनों चीज़ें ना हो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो बॉन्डिंग ना हो, एक दूसरे को कनेक्ट करके ना रखें। ठीक है, एक तो न्यूक्लियस कहलाता है दरमियान का हिस्सा और साइड का हिस्सा कहलाता है ऑर्बिट। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। प्रोटॉन पर होता है एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है इस पर, और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। चलें अब हम जो थ्योरी है मज़ीद आगे उसको करते हैं, जो कि जॉन डॉल्टन थ्योरी है। इन्होंने एटम के बारे में कुछ पोस्टुलेट पेश किए। ओके व्यूअर्स, डॉल्टन्स डिफाइन 6 पोस्टुलेट अबाउट एटॉमिक थ्योरी। ऑल राइट, सबसे पहला पोस्टुलेट जो डॉल्टन्स का था, उनके मुताबिक ऑल मैटर्स इज मेड अप वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ओके, जितने भी जो मैटर है, जो भी मैटर है, कोई भी चीज़ है, बहुत टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे पार्टिकल्स से बना है, जिसको हम एटम्स कहते हैं। एटम्स के बारे में आपको पहले ही पता चल गया है कि एटम होता क्या है। मिसाल के तौर पे मसलन आपका सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एनीथिंग एल्स, कोई मेटल ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, एनीवन,
तो इसमें कोई भी एलिमेंट होगा, कुछ भी होगा, कोई भी मैटर होगा, वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बना होगा। मिसाल के तौर पे सिल्वर का एक छोटा सा आपको पीस मिल जाएगा, तो वो इन छोटे छोटे से पार्टिकल्स पे कंसिस्ट होगा, जिनको हम एटम कहते हैं। ऑलराइट, सो इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट कि आपकी कोई सी भी चीज़ होती है, कुछ भी होता है, कोई भी मैटर होता है, कोई भी सब्सटेंस होता है, एनीथिंग एनी एलिमेंट, तो वो बहुत टाइनी पार्टिकल से मिलके बनता है, जो कि एटम कहलाते हैं। ओके, अब इनका जो सेकंड पोस्टुलेट था वो दैट वाज एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल। ओके, which indivisible particle which cannot be created or destroyed during chemical reaction। ऑलराइट, एटम जो है वो इतने छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है जिनको आप डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट डिवाइड, जिसको आप मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते, और इसको इतने छोटे होते हैं। और जब केमिकल रिएक्शन होता है तो ना तो वो उनको क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। आपको ये पता होगा, इससे कोई चीज़ माइंड में आ रही होगी, हमने लॉ ऑफ मास ऑफ कन्वर्सेशन पढ़ा था पिछली वीडियोस में, आप देखिएगा, लॉ ऑफ मास ऑफ कन्वर्सेशन पढ़ा था। ओके, तो ये हमने बहुत इसको डिटेल में पढ़ा था वैसे तो, लेकिन मैं सिंपल आपको ऊपर से जस्ट रिकॉल करने के लिए बता रही हूँ। लेट्स सपोज अगर आपके पास सिल्वर क्लोराइड है और आपके पास सोडियम नाइट्रेट है, NONe3 कर लीजिए, इन दोनों को आपने कंबाइन किया तो आपके पास सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। अब होता क्या है, इनके मुताबिक जितना वेट आपका, ये रिएक्टेंट है हमारे पास और बनने वाली चीज़ प्रोडक्ट है, ठीक है, तो जितना मास जो है, जितना आपका वेट जो है, लेट सपोज ये दोनों चीज़ें मिला के आपकी अगर 10 ग्राम थी, 5 ग्राम आपने इसको ले लिया, 5 ग्राम आपने इसको ले लिया, अगर ये 10 ग्राम थी तो ये भी आपको 10 ग्राम ही मिलेगा। लेट सपोज ये आपको 6 ग्राम मिल गया, लेट सपोज 4 ग्राम मिल गया, लेट सपोज ये आपको 6 ग्राम मिल गया। ओके, ये 4 मिल गया और ये 6 मिल गया, तो चीज़ वही है, 10 ग्राम ये भी है और 10 ग्राम ये भी है। अब ना तो ये क्रिएट हुआ है और ना ही ये डिस्ट्रॉय हुआ है इन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, इनके वेट या इनके मासेस सेम रहे हैं। ऑलराइट, आप इसको वेट करके देखिएगा, घर के एक्सपेरिमेंट पे भी हमने इसको एग्जाम्पल दी थी, तो उसमें भी आप देखें वेट बिल्कुल इनका सेम ही आता है। तो यहाँ पे डॉल्टन्स का दूसरा जो पोस्टुलेट है वो फुलफिल होता है कि ये इतने इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, छोटे होते हैं, बट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ना तो ये क्रिएट होते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। देखिए इनका मास सेम रहा, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, बिफोर द रिएक्शन भी 10 ग्राम, आफ्टर द रिएक्शन भी 10 ग्राम ही रहा। ऑलराइट, अब आगे चल, क्योंकि थर्ड पोस्टुलेट आपसे कहता है एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट में, दिए गए एलिमेंट्स में जो एटम होते हैं उनका एक आइडेंटिटिकल मास होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी सेम होती हैं। अब ये किस तरीके से होगा, लेट सपोज मेरे पास सिल्वर है, ठीक है, मैंने दूसरी तरफ लेट सपोज मैंने, चलें कार्बन ले लेती हूँ मैं, ठीक है, लेट सपोज मैंने दूसरी तरफ ऑर्गन ले लिया, कुछ भी ले लिया, कोई सा भी एलिमेंट ले लिया, तो उसके सिल्वर के जितने भी एटम्स होते हैं, जितने भी एटम्स होते हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़, इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनके मासेस सेम होंगे। इसके जितने भी एटम्स होंगे इसके अंदर, इसकी कोई भी चीज़ होगी, आपकी कोल की शक्ल में होगी, ग्रेफाइट की शक्ल में कार्बन मिलेगी, तो सबके जो मास होते हैं और प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी सबकी सेम होंगी, ठीक है। चाहे वो ऑर्गन हो गया, पोटेशियम ले लीजिए, सबके मास और सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वुड बी सेम। ऑलराइट, ये दोनों चीज़ें सब में सेम होगी। ओके, ये था डाल्टन का तीसरा पोस्टुलेट, थर्ड पोस्टुलेट। अब नंबर 4 सेड टू यू दैट atoms of different elements have different masses and chemical properties। डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनके मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। लेट सपोज क्लोरीन ले लीजिए, ठीक है, लेट सपोज ऑक्सीजन ले लीजिए, लेट सपोज पोटेशियम ले लीजिए, कैल्शियम ले लीजिए। अब इनके जो एलिमेंट हैं उनके में मौजूद जो एटम्स हैं उनके मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज़
सबकी अलग अलग होगी। अगर ऑक्सीजन, एक सिंपल ऑक्सीजन का ही मास जाके देखिए तो आपको पता है कि 16 होगा। क्लोरीन का देखिए 35.5 होगा, सही है। इसी तरीके से पोटेशियम का आपका 40 तक आता है। तो आप इन सब के जाके मासेस देखें तो आपको पता चलेगा कि ये सब जो है डिफरेंट एलिमेंट हैं, इनके मासेस भी डिफरेंट होंगे। सो ऑलराइट, सो देखिए क्लोरीन जो है वो जहाँ कहीं भी होगी उसका जो मास होगा वो हमेशा 35.5 आएगा उसके हर एटम का, हर क्लोरीन एटम का। ऑलराइट, ऑक्सीजन जिस भी फॉर्म में होगी, जिस भी क्वांटिटी में होगा, जहाँ कहीं भी होगा, इसके हर एटम का जो मास होगा वो बिल्कुल जो है वो 16 होगा हमेशा। ऑलराइट, यानी कि सबके मासेस जो हैं वो डिफरेंट होंगे एक दूसरे के साथ। इसका हमेशा एक ही होगा, इसके एक एटम का मास, इसके एटम्स का, इसका हमेशा सेम होगा इसके सारे एटम्स का, लेकिन वो इससे डिफरेंट होगा और वो इससे डिफरेंट होगा। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी, उनके मासेस भी डिफरेंट होंगे। देखिए ये एक दूसरे से डिफरेंट है। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स सारे जो एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट में मौजूद, किसी भी मैटर या सब्सटेंस में, उनके अपने तो मासेस सेम होते हैं लेकिन उनके एक दूसरे के साथ मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। ओके, and number 5th postulate said to you that atom combine in a ratio of a small whole number. Okay, it means ये कि हमने पहले भी इसको पढ़ा था। लेट सपोज अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है और दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड है तो इनकी जो रेशो होगी वो आपको स्मॉल होल नंबर में मिलेगी। आपको पता है कि इसका 12 है, इसका एक ऑक्सीजन का 16 होता है, कार्बन 12 और 2 ऑक्सीजन 32 होते हैं। रेशो निकालिए ज़रा ऑक्सीजन की, हमेशा 16:32 मीन्स 1:2 की रेशो आई है कि स्मॉल होल नंबर में आपको इनकी रेशो मिल रही है। जब ये एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो देखिए एटम्स आपस में कंबाइन हुए एक स्मॉल होल नंबर में इसकी रेशो मिली। ये अगर आपको पीछे जाइए थोड़ा सा याद हो तो हमने पीछे भी इसको पढ़ा है। ओके, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की तरफ जाइएगा, आपको वहाँ पे उसका जब आप इसको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में जाएंगे तो आपको इसकी मज़ीद डिटेल मिल जाएगी क्योंकि उसमें स्मॉल होल नंबर में आपको रेशो मिलेगी। ओके, सो ये तो था इनका 5th पोस्टुलेट। अब आते हैं नंबर 6 एंड नंबर 6 पोस्टुलेट सेड टू यू दैट द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जब एक कंपाउंड होता है तो उसमें जो रेशो होती है आपकी वो आपको फिक्स मिलती है। ओके, आपको पीछे इसके हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी। लेट सपोज हमने कहा था वाटर की, ठीक है, हमने कहा था वाटर जिसका फॉर्मूला H2O होता है, ये हमेशा आपको 2:16 या 1:8 की रेशो मिलेगा। और वो आपको कहीं से भी हासिल किया गया, किसी भी सोर्स से आपके घर में मौजूद हो, आपका कहीं सी वाटर हो, कहीं रिवर से लिया गया हो, उसकी रेशो हमेशा 16 आएगी, हमेशा एक कांस्टेंट रेशो में वो आपको मिलेगा। ओके, सो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट में हमने इसको, ओके, लॉ ऑफ कांस्टेंट या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में इसको पढ़ा था। तो उसमें भी सेम यही चीज़ थी कि आपकी कोई भी चीज़ है, वाटर है, सल्फ़र की हमने एग्जाम्पल ली थी, आपको किसी भी सोर्स से हासिल, बट उसकी जो रेशो होगी वो हमेशा सेम होगी, हमेशा एक्यूरेट होगी, जिसमें वाटर की रेशो हमेशा 1:8 या 2:16 की रेशो में। ओके, तो ये आप इस लॉ में जाइए, इसकी पूरी डिटेल होगी आपको मिलेगी पीछे लिंक्स में जाकर। सो ये इनके 6 पोस्टुलेट थे और इनको इसमें बहुत ज़्यादा पजीराई मिली कि ये जो है बहुत बेहतरीन है उस वक्त के लिहाज से, जो उन्होंने थ्योरी पेश की थी, जो कि 19वीं सेंचुरी में पेश की थी। बट उसके बाद हुआ ये कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आ गई, ठीक है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आ गई और उसमें मुख्तलिफ़ तरीके की जो है वो थ्योरीज सामने आती रहीं, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मॉडर्नाइज होता गया, नई नई चीज़ें डिस्कवर होती गईं और इसमें कुछ कुछ फ्लॉज जो हैं या एरर आए, जो कि हम मज़ीद नेक्स्ट उसमें पढ़ते हैं। इसमें जो है कुछ फ्लॉज, कुछ एरर निकले
जॉन डाल्टन की थ्योरी में जब मॉडर्न थ्योरी जो है हमारे पास एटम की आई, उसमें सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास ये आई, सबसे पहला इनका जो फेलियर इसका आया वो ये था कि एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल। उन्होंने यही कहा था ना कि एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल। आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इतना टाइनी पार्टिकल होता है। हालांकि जब हमने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा तो एटम के अंदर मज़ीद छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, यानी एटम से छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि एटम के अपने अंदर मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो पहला तो ये चीज़ आ गई कि सबसे पहली चीज़, एटम सबसे टाइनी पार्टिकल है, उससे छोटा कोई नहीं है, लेकिन एटम के अंदर इसके भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, इनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है एटम के अंदर मौजूद होते हैं। ऑलराइट, तो पहला तो फ्लॉ इनका ये आया। दूसरा जो इनका फ्लॉ आया है, दूसरी चीज़ जो इनका एरर निकला वो ये था कि ऑल एटम्स, सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, किसी भी एलिमेंट्स, all atoms and in an element has same mass and same chemical properties, same mass and properties. All right, properties. तो यहाँ पर भी इनका एक फ्लॉ आया, एक एरर निकला, इनका एक फ्लॉ निकला। वो ये था कि ऑल एटम्स इन अ एलिमेंट, एक एलिमेंट में जो एटम होते हैं उनकी सेम मास और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ऐसा आइसोटोप्स की सूरत में आया क्योंकि क्लोरीन है, लेट सपोज क्लोरीन, हमको पता है क्लोरीन का नंबर तो 17 होता है दोनों तरफ, लेकिन इसके मासेस जो हैं सेम हो जाते हैं इन आइसोटोप्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह, न्यूट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, इसको हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे देखें मास इसका 35 है, यहाँ पे 37 है। इसी तरीके से हाइड्रोजन में मासेस जो हैं सेम होते हैं, 3 फॉर्म्स में होते हैं, 1, 2 और 3। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, हम इसको बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये आइसोटोप्स की वजह से, ड्यू टू, इसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो दूसरा एरर तो इनका ये निकला कि ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट है उसमें जो एटम्स हैं वो सबके सब सेम मास के हों, वो आइसोटोप्स की वजह से डिफरेंट भी होते हैं। ठीक है, ऐसा बहुत कम होता है बहरहाल, लेकिन ये होता है। तीसरा फ्लॉ जो, थर्ड वन वॉज एटम, इन्होंने क्या कहा था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैज डिफरेंट मासेस, यही कहा था, हैज डिफरेंट एलिमेंट हैज डिफरेंट मासेस। ये इनका थर्ड फ्लॉ था। किस तरीके से था? क्योंकि जब आप पीरियोडिक टेबल में जाएंगे आप देखेंगे, लेट सपोज आपका आर्गन हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये तो डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, लेकिन इनके मासेस जाके चेक करिएगा तो इन सब के मासेस और इन सब के 40 MU निकलेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पर इनका एक तीसरा एरर आया कि आपने ये कहा था कि एटम्स जो होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनके डिफरेंट मासेस होते हैं, लेकिन यहाँ तो इनके मासेस जो है, क्योंकि जैसे जैसे मॉडर्नाइज होता गया ना, डिस्कवरीज होती गई, वैसे वैसे कुछ कुछ एरर्स आते गए। ऑलराइट, और नंबर 4 ये था कि आपको, इन्होंने ये कहा कि आपको एक सिंपल होल रेशो में आपको इसका सिंपल होल रेशो में आपको ये मिलेगा। ठीक है, कोई भी कंपाउंड। ऑलराइट, लेकिन आप ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जाइए जहाँ पे आपकी शुगर होती है, शुगर का फॉर्मूला C12H22O11 होता है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यहाँ पे सिंपल होल रेशो में आपको नंबर्स उस तरीके से नहीं मिलते हैं। ठीक है, अच्छा,
नंबर 5 फ्लॉ इनका ये निकला, 5वां एरर ये निकला कि इन्होंने ये कहा था कि जितने भी जो भी एलिमेंट होगा, एनी एलिमेंट्स होगा, उसका हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इसको शॉर्ट लिख रही हूँ क्योंकि पीछे वो सब कुछ मौजूद है आपका। तो ऐसा भी नहीं है। अब आप इसको कार्बन की तरफ जाइए तो कार्बन जो है वो आपको मुख्तलिफ फॉर्म में मिलता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में भी मिलता है, कोल की फॉर्म में भी मिलता है, डायमंड में भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ कुछ एरर्स इसमें निकले कि भाई एटम्स जो है आपने कहा कि उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, कि उसकी बहुत सबसे टाइनी पार्टिकल वही है, जबकि उसके अंदर भी मजीद पार्टिकल्स मौजूद हैं जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। दूसरी चीज़ भी सबने कही कि भाई आपने ही कहा था कि मास जो हैं वो इनके सेम होते हैं, जबकि आइसोटोप्स के तहत वो अलग होते हैं। तीसरी चीज़, एटम्स की जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं हैज़ डिफरेंट मासेस, जबकि इसमें तो इन सबके मासेस सेम है। इसको हम आइसोबार कहते हैं। ऑलराइट, इस चीज़ को फिर मजीद ये कहा गया कि सिंपल होल नंबर में रेशो मिलती है, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो इसमें तो हमें सिंपल होल नंबर में रेशो नहीं मिल रही। फिर नंबर 5 में कहा गया कि सब एक उसके एलिमेंट जो होते हैं वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं, एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं, तो वो भी सही नहीं है क्योंकि कार्बन तो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रॉपर्टीज रख रहे हैं। ऑलराइट, तो ये इनके कुछ फ्लॉज थे, कुछ एरर थे जो कि निकले मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में जिसको पेश किया गया, लेकिन ये इतने माइनर थे कि इनको जो है वो बहुत ज़्यादा इंकरेज नहीं किया गया। बहरहाल इनको फेम बहुत मिला जॉन डॉल्टन को, क्योंकि उनकी थ्योरी दैट वाज परफेक्ट इन ऑल व्यूज। बहुत माइनर से थे क्योंकि एटम्स में अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं और उनके डिफरेंट मासेस हैं तो वो बहुत कम जगह पर ऐसा हुआ। अब सिंपल होल रेशो आपको अगर नहीं मिल रही है तो वो भी बहुत कम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हुआ। इसी तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंट हैं तो वो भी बहुत कम हुआ। इसी तरीके से अगर आप इसको पीछे रिकॉल करिए, पीछे जाइए, और हमने जिस तरह से मजीद 2 में कहा था इंडिविजिबल, तो वो ठीक है, वो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, और लेकिन ये सब इतना माइनर सा था। या हम ये कहते हैं कि आइसोटोप्स की सूरत में इनके मासेस जो होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, तो वो भी बहुत कम जगहों पे ऑक्सीजन में था या फिर क्लोरीन में आपके एक्सेट्रा, इन थोड़ी चीज़ों में था, लेट सपोज। तो ये जो है वो इसको इंकरेज बहुत मिला क्योंकि बहरहाल इनकी थ्योरी एक अच्छी और परफेक्ट थ्योरी थी। ऑलराइट, तो हमने जॉन डॉल्टन के बारे में पढ़ा, उन्होंने क्या डिस्कवरी की और उनके जो एरर्स निकले वो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में वो क्या निकले। ऑलराइट, इसको आप ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का भी नाम दे सकते हैं कि भाई ये अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में जो, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ना, साइंटिस्ट आते चले गए और डिस्कवरीज बढ़ती चली गई। उन्होंने रिसर्च करी और उसमें जो भी चीज़ थी उसको मॉडर्नाइज किया गया कि देखिए ये इस तरह से है और ये ऐसे होगा। ऑलराइट, सो इसको यू हैव टू प्रैक्टिस, ओके, एंड वी विल मीट विद नेक्स्ट सेक्शन।